Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today for class 12th unit solution we will discuss solubility of solid in liquids and solubility of gases in liquids. Please see this video till end and don't forget to like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon to know the latest updates of my videos. Let's start our topic. Our topic is solubility of solid in liquids. Solubility of solids in liquids. Solubility in Hindi we can say घुलनशीलता of solids ठोस पदार्थ की, in liquids तरल पदार्थ में। एक solid substance, कोई भी solid substance, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम शुगर solid in water, चीनी को पानी में घोला है, वाटर लिक्विड है। हमारे टॉपिक का नाम है सॉलिड इन लिक्विड, कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर। इसे हम इसी एग्जांपल के थ्रू पहले स्टडी करेंगे, फिर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ाएंगे। अगर मैं चीनी को पानी में घोलने लग जाऊं तो मैंने पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर लिया, सपोज करो 1 लीटर या हाफ लीटर जो भी है, और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई। दूसरा चम्मच चीनी घोली, घुल जाएगी। तीसरा चम्मच चीनी घोली, घुल जाएगी। और इस प्रकार जब मैं चीनी डालता जाऊंगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट फिक्स है, मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और इस तरह से जब कॉन्टिन्यूसली सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में हम घोलते जाते हैं और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन क्या है? When we add solid solute continuously to liquid solvent and concentration of solution keeps on increasing, और इस तरह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया आप सबको? अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब चीनी सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगी, उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उसमें हमें ऐसा लगेगा कि चीनी घुलनी बंद हो गई है, लेकिन एक्चुअली चीनी अब भी वहाँ पर घुल रही है। अब घुल रही है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि चीनी घुलनी बंद हो गई? एक बार देखिए इस चीज़ को। मैंने ये एक बीकर लिया है, इस बीकर में ये पार्टिकल्स हैं, जो मैं डैश लगा रहा हूँ, मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं वाटर के, और मैंने इसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया। चीनी इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में आने लगी, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में
आने लगी। और जब तक ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता हमें लगता है चीनी घुलती जा रही है, चीनी घुलती जा रही है, डिसॉल्यूशन होता जा रहा है। एक स्टेज आएगी जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, हमें लगेगा चीनी घुलनी बंद हो गई है। उस समय पर क्या होता है, उस समय भी चीनी घुल रही है, पर कैसे वो देखिए। अब चीनी के नए पार्टिकल्स आते हैं, इसको हटा के इसकी जगह लेते हैं और ये पार्टिकल बाहर आ जाता है। समझ गए? चीनी का नया पार्टिकल आया यहाँ पर और यहाँ से इसे हटाकर बाहर कर दिया, फिर नया पार्टिकल आया, अंदर वाले पार्टिकल को बाहर कर दिया, और हमें नीचे चीनी का पाउडर दिखाई देता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और हमें लगता है कि चीनी और घुल नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में वो अब भी घुल रही है, लेकिन अब उसके अंदर जो घुली हुई चीनी है वो बाहर आ रही है, वो नए पार्टिकल से टकराकर बाहर आ रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अंदर के पार्टिकल्स का बाहर आ जाना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। Where should I write it? Let me take the stir. Crystallization. Crystallization क्या है? The solute particles keep on colliding. The solute particles keep on colliding. वो टकराते रहते हैं on the surface of solid particles, on the surface of solid particles. घुले हुए solid particles दूसरे solid particles के surface पे टकराते रहते हैं and get separated out of solution, और solution से बाहर आ जाते हैं and get separated out, और बाहर आ जाते हैं of the solution से। This process is called crystallization। अच्छा, जब हमें लगता है कि और चीनी नहीं घुल रही, उस समय क्या हुआ है? उस समय जो सॉल्यूशन बन गया है उसे हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उसमें अब और चीनी घुल सकती ही नहीं, उसमें चीनी की जितनी घुलने की कैपेसिटी थी वो घुल चुकी है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना घुल पाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वही सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक स्टेज आती है the solution formed at stage when no more solute appears to dissolve in liquid solvent, in given liquid solvent। जब और ज़्यादा सॉल्यूट गिवन लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुल पाता तो हमें लगता है कि सैचुरेशन स्टेज आ गई है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है या एट द स्टेज ऑफ सैचुरेशन क्या होता है वो देखिए। एट स्टेज ऑफ सैचुरेशन एक इक्विलिब्रियम बनता है। सैचुरेशन स्टेज पर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, जिस स्पीड से पार्टिकल घुल रहा है उसी स्पीड से वो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि कोई नया पार्टिकल तो अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर जितने हैं उतने ही हैं। क्योंकि अगर एक अंदर गया है तो एक उसी समय बाहर, दो अंदर गए हैं तो दो पार्टिकल उसी समय बाहर। तो हमें अंदर जितने पार्टिकल हैं वो उतने ही दिखाई देते हैं, बाहर जितने हैं वो उतने ही दिखाई देते हैं, और हमें लगता है कि प्रोसेस रुक गया है, लेकिन प्रोसेस अभी भी जारी है।
समझ गए? इक्विलिब्रियम बन गया है वहाँ पर, और इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है, चेंजिंग होता है। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन उसमें फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस दोनों इक्वल स्पीड से चलते हैं। देखिए ध्यान से, एट सैचुरेशन स्टेज एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज फाउंड। सैचुरेशन स्टेज पर डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है तो उस समय क्या होगा, रेट यानी कि स्पीड ऑफ डिसॉल्यूशन, घुलने की जो स्पीड है बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूट के सॉल्यूशन से बाहर आने की स्पीड के इक्वल हो जाती है। इसीलिए मैंने ये कहा है इट अपीयर्स टू, हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि और सॉल्यूट नहीं घुल रहा, लेकिन वो घुल रहा है। ठीक है, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड का एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू, छोटे छोटे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिसॉल्यूशन क्या है, और ये क्यों ऐसा होता है। अब हम आते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को हम डिफाइन कैसे करें। देखिए ध्यान से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, at any temperature is defined as the maximum amount of solid solute in grams, the maximum amount of solid solute in grams dissolved, which can dissolve in 100 gram of liquid solvent, which can dissolve in 100 gram of liquid solvent to form saturated सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड्स, एक सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसे डिफाइन कर सकेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ग्राम्स में जो घुल पाता है 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप ये भी कह सकते हो, इसकी जगह पर एक छोटा सा टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। आई होप ये विजिबल नहीं है आपको, सॉरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पूरा टॉपिक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होता है बेटा वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री में जब भी नेचर आ जाए तो नेचर स्टैंड्स फॉर इंटर पार्टिकल इंटरैक्शंस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस।
पार्टिकल पार्टिकल के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन है वो नेचर के अंडर कंसिडर की जाती है। नेचर को स्टडी करने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा तो ही वो सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में अच्छे से घुल पाएगा, और अगर डिफरेंट है तो घुल नहीं पाएगा। नेचर को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक लाइन है, वो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। एक सब्सटेंस जैसा है वो अपने ही जैसे दूसरे सब्सटेंस में घुलना पसंद करता है। यहां पर लाइक डिसॉल्व लाइक रूल अप्लाई होता है, जैसे कि पोलर सब्सटेंस dissolves in polar substance में ही घुलेगा, एंड नॉन पोलर substance dissolves in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस पोलर है या कोई सब्सटेंस नॉन पोलर है? सिंपली पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होंगे, नॉन पोलर में कोई पॉजिटिव परमानेंटली पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स क्रिएट नहीं होते। देखिए जरा, जैसे अगर मैं पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर का एग्जांपल लेके चलूं तो इसके एग्जांपल में मैं बोलता हूं NaCl इन वाटर। NaCl आयनिक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, आयनिक है। और वाटर अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर ऐसा होता है, स्लाइड नेगेटिव 2 टाइम्स, स्लाइड पॉजिटिव, इन दोनों के लिए इस पर स्लाइड नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो बन जाता है पॉजिटिव पोल और ये बन जाता है नेगेटिव पोल। तो पानी पोलर है, NaCl भी पोलर है, तो वो बड़े आसानी से घुल पाएगा। देखिए जरा किस तरह की इंटरेक्शन क्रिएट होती है जब पानी को NaCl में घोला जाता है तब। जैसे ही हम NaCl को पानी में घोलेंगे, NaCl बीइंग आयनिक वो स्प्लिट हो जाता है कैटायन में और एनायन में, उसका कैटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जो पॉजिटिव पार्ट है उसे पानी का नेगेटिव पार्ट सराउंड करके अट्रैक्ट करेगा, स्लाइड नेगेटिव पार्ट। पानी के मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट Na पॉजिटिव को सराउंड कर रहा है, लेकिन क्लोराइड को पानी के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट सराउंड करेगा। इस तरह से, ठीक है, यहां पे आप मेंशन कर सकते हो नेगेटिव। इसीलिए जो पोलर हैं वो पोलर में ही घुल पाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इनके केसेस में। ठीक है, पोलर में ही घुलते हैं क्योंकि अपोजिट एंड्स के इंटरेक्शन क्रिएट हो पाती है। पोलर वाला केस तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, जितना NaCl पानी में घुल पाता है, ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज या सुक्रोज यानी कि शुगर जो है वो पानी में इतनी अच्छे से नहीं घुल पाती। रीजन यही है कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट हो गया, इसमें कहीं भी इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट नहीं हो पा रहा, और क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट नहीं हो पा रहा तो इसके पानी के साथ
अच्छे इंटरैक्शन क्रिएट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब हम केस स्टडी करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सब्सटेंस, व्हाई डू दे डिसॉल्व, वो क्यों घुलते हैं? क्योंकि इनमें इंटरैक्शंस में खास फर्क नहीं पड़ता। नॉन पोलर सब्सटेंसेस dissolve in non-polar solvent because of similar interactions between solute solvent and solute। नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में इसलिए घुल पाते हैं क्योंकि जैसे इंटरैक्शन, जैसी अट्रैक्शन की फोर्सेस सॉल्यूट के बीच में है, वैसे ही सॉल्वेंट के बीच में है, और वैसे ही इंटरैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्रिएट हो जाती है। इसीलिए नॉन पोलर सब्सटेंसेस में घुल पाते हैं। अच्छा, वाटर में किसी भी सब्सटेंस की, अच्छा पहले हम नॉन पोलर सब्सटेंस के एग्जांपल देखते हैं। नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर का कोई एग्जांपल देखिए ध्यान से कि बेंजीन एक सॉल्वेंट है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, उसमें इसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से घुल जाएगा। रीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में जो नॉन पोलर होगा वो बेंजीन जैसे नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो पाएगा। अच्छा देखिए, अब एक केस ये है कि किसी भी सब्सटेंस की वाटर में सॉल्युबिलिटी को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक और फैक्ट भी है कि अगर उस सब्सटेंस की लैटिस एंथैल्पी उस सब्सटेंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो वो पानी में नहीं घुलेगा, और अगर सब्सटेंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस पानी में घुलेगा। देखिए ध्यान से, लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर सब्सटेंस की लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो the substance will not dissolve in water, तो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलेगा, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा, अगर सब्सटेंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है उसकी लैटिस एंथैल्पी से, तो वो सब्सटेंस पानी में घुल जाएगा, विल डिसॉल्व इन वाटर। ये लैटिस एंथैल्पी क्या है? जब एक मोल सब्सटेंस बना था तो उसके आयंस या एटम्स के पास पास आने से, जो उस सब्सटेंस के एक मोल बनने पर उनके पार्टिकल्स के पास पास आके सेटल होने पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो एक मोल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, अलग अलग एटम्स में तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे भी हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। और हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रेटेड हो जाता है, पानी में घुल जाता है या पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेता है, उस समय
1 मोल सब्सटेंस जब ऐसा करता है तो उस समय उसकी एंथैल्पी में, एनर्जी में जो चेंज आता है, दैट इज दी हाइड्रेशन एंथैल्पी। वैसे एंथैल्पी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी होती है, वो हम 11th में कवर कर चुके हैं। ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, ये था पहला टॉपिक, नेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा है फैक्टर, वो है टेम्परेचर। अगर मैं जो एग्जांपल अभी आपको पढ़ा रहा था शुगर और वाटर का, शुगर और वाटर के एग्जांपल में अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो चीनी ज़्यादा घुलेगी। ठंडे पानी में ठंडे पानी में चीनी घुली है तो बहुत कम घुल पाती है, और अगर वो पानी थोड़ा गुनगुना है, थोड़ा थोड़ा गर्म है तो उसमें चीनी ज़्यादा घुल पाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। तो टेम्परेचर के केस में हमें 3 केसेस पढ़ने पड़ेंगे। टेम्परेचर एक सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को 3 तरह से अफेक्ट करता है। वो 3 डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस कैसा है। सबसे पहला फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस जो एनर्जी लेकर होता हो, जैसे कि चीनी जब पानी में घुलती है तो वो ढेर सारी एनर्जी लेकर घुलती है, तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो चीनी की पानी में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस solubility of solid in liquid is directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility of solid in liquid भी बढ़ जाएगी। सेकेंड है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो वर्ड क्या बताता है? एनर्जी का निकल जाना। तो ये वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो अगर इनके केस में हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी को डिसफेवर करेगा। रीजन क्या है? देखिए, सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस है ए, जब उसे मैं लिक्विड में घोल रहा हूँ, वो लिक्विड में घुलने के बाद एनर्जी छोड़ देता है, लिक्विड में घुल के एनर्जी छोड़ देता है। वो तो घुलने के लिए एनर्जी कम कर रहा है, और अगर हम उसे और टेम्परेचर दें तो वो घुलेगा नहीं, रिवर्स होगा। जो थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो भी गया है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह के ए सब्सटेंस का एग्जाम्पल जो है वो है Na2CO3.H2। इस तरह के सब्सटेंस के केस में जब इनको हम पानी में घोलते हैं, जब इस तरह के सब्सटेंसेस को हम पानी में घोलते हैं तो जो प्रोसेस है वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घट जाएगी, जब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। और थर्ड केस ये है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनके लिए टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती भी नहीं है, कॉन्टिन्यूसली घटती भी नहीं है। एक बार बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ी, फिर घट गई, इस तरह के केसेस भी हैं। तो नो continuous increase
और डिक्रीज। इस तरह का देखो, पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, एंडोथर्मिक में क्या था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ ना तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको भी हम। देखिए, सपोज कीजिए ये एक एक्सिस है जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज कीजिए ये एक और एक्सिस है जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। जो 100 ग्राम पानी में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, मैं अगर बात करूं Na2SO4.10H2, उसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे वैरी करती है। यहां पर ये Na2SO4.10H2 था, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ एक बार बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, क्योंकि अब आगे ये सिर्फ Na2SO4 हो गया इस टेम्परेचर पॉइंट पर, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 32.4 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पॉइंट पर इस सब्सटेंस ने अपना नेचर चेंज कर लिया। इसके साथ यहाँ पर आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पर आने पर इसने छोड़ दिए। अब ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो गया है, तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस जो टेम्परेचर के साथ अपना नेचर चेंज करते जाते हैं, अपने क्रिस्टल्स में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे करके निकालते जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ ना तो डायरेक्टली इंक्रीज होती है कॉन्टिन्यूसली, ना ही कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। वो डिसकंटिन्यूस मैनर में वेरी करती है। ये है हमारा कंप्लीट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मैंने सोचा था इस लेक्चर में मैं आपके साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स भी डिस्कस करूंगा, पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण मैं आपके साथ इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस लेक्चर में। मैं अगले लेक्चर में आपके साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिस्कस करूंगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय lecture and giving your precious time to me. Thank you.